Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। आयुर्वेद डॉक्टरों की प्रैक्टिस में जो रोजमर्रा की चुनौतियां आती हैं उनकी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी हाँ, अक्सर हम सिर्फ डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को ही देखते हैं, लेकिन एक क्लिनिक चलाना, वो भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का, ये अपने आप में कितना जटिल हो सकता है, इस पर कम ही ध्यान जाता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो डॉक्टर सुरेंद्र गिरी और डॉक्टर अनघा गोसावी के काम पर आधारित है। उन्होंने इन समस्याओं को पहचाना है, उन्हें वर्गीकृत किया है, एक पूरी विस्तृत सूची है हमारे पास। हाँ, और वो सूची वाकई परत दर परत इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता को खोलती है। मतलब क्लिनिक के दरवाजे से लेकर दवा बनाने तक और फिर बिजनेस चलाने तक हर कदम पर कई बाधाएं हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन मुख्य बाधाओं को थोड़ा समझें। ये सिर्फ लिस्ट गिनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये चुनौतियां आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और एक आयुर्वेद प्रैक्टिस को आज के जमाने में सफल बनाने के लिए क्या-क्या जरूरी हो जाता है। सही कहा। कभी सोचा है कि एक आयुर्वेद क्लिनिक के पर्दे के पीछे असल में क्या चलता है? अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर दवा लेने तक का जो पूरा सफर है, उसमें कितनी अदृश्य रुकावटें आ सकती हैं? ये एक जरूरी सवाल है। तो चलिए इसी सफर के पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। मतलब जब मरीज पहली बार क्लिनिक से जुड़ता है या वहां आता है, तो ये जो प्रशासनिक और रिसेप्शन वाला स्तर है, दिक्कतें तो वहीं से शुरू हो जाती हैं कई बार। हाँ, जैसे एक आम समस्या जो बताई गई है, व्यस्त समय में फोन कॉल का छूट जाना। समस्या नंबर 1। हाँ, सुनने में शायद छोटी बात लगे, पर इसका सीधा मतलब है अपॉइंटमेंट गया और आमदनी का भी नुकसान हुआ। बिल्कुल। और अगर मैनुअल सिस्टम चल रहा है तो कभी-कभी एक ही टाइम स्लॉट 2 लोगों को बुक हो जाता है। समस्या 2। अच्छा। हाँ, या फिर वो जो हाथ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाते हैं, उसमें लिखावट अगर साफ ना हो। समस्या 3। या फाइलिंग में गलती हो जाए। ये सब मरीज के पहले अनुभव को ही खराब कर सकता है। और ये पहला अनुभव तो बहुत मायने रखता है ना। बिल्कुल। और सोचिए, रिसेप्शन पर लंबा इंतजार करना पड़े। समस्या 4। इससे मरीज का पहला प्रभाव ही नकारात्मक पड़ता है और शायद वो दोबारा आने से हिचकिचाए। हाँ, ये तो है। इसके अलावा क्लिनिक के जो अलग-अलग हिस्से हैं, जैसे रिसेप्शन है, फार्मेसी है, थेरेपी विभाग है, इनके बीच अगर ठीक से तालमेल ना हो, संवाद की कमी हो, समस्या 5, तो काम में रुकावटें आती हैं। पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाता है। सब कुछ एकदम स्मूथ चलना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। वही तो। और एक आंकड़ा जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा कि लगभग 20 से 30% मरीज अपॉइंटमेंट पर आते ही नहीं है। समस्या 6। जी। तो ये क्या है? सिर्फ मरीज की लापरवाही है या फिर क्लिनिक की तरफ से कोई कमी रह जाती है, जैसे रिमाइंडर भेजने में? देखिए, ये अक्सर दोनों का मिला-जुला असर होता है। अगर क्लिनिक से नियमित रूप से एसएमएस या ईमेल रिमाइंडर नहीं जा रहे हैं, तो नो शोज यानी मरीजों का न आना बढ़ जाता है। और यहीं से फिर वो समय और संसाधनों के प्रबंधन की चुनौती शुरू हो जाती है। अच्छा। क्योंकि अगर मरीज नहीं आया तो क्या हुआ? थेरेपिस्ट खाली बैठा है या पंचकर्म के लिए जो कमरा तैयार किया था वो बेकार गया। समस्या 13। हाँ, ये तो संसाधनों की सीधी बर्बादी हुई। बिल्कुल। और एक और बात, थेरेपिस्ट कब उपलब्ध है और मरीज को कौन सा समय चाहिए, इसका तालमेल बिठाना। समस्या 11। ये भी तो बुकिंग को मुश्किल बनाता होगा। बहुत, खासकर पंचकर्म जैसी इकाइयों में, जहां मान लीजिए कुछ ही बेड या कमरे हैं। अब किस मरीज को कौन सा कमरा मिलेगा या कौन सा उपकरण इस्तेमाल होगा, इसको लेकर आपस में टकराव होना भी संभव है। समस्या 12। हाँ, ये तो आम बात हो सकती है। बिल्कुल। और फिर मौसम का भी असर पड़ता है। मरीजों की संख्या कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। समस्या 14।
अब इसके हिसाब से संसाधनों की योजना बनाना, स्टाफ और कमरों का सही आवंटन करना, ये लगातार चलने वाली एक दिमागी कसरत बन जाती है। तो ये दिखाता है कि कैसे वो जो मरीज के अनुभव से जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियां थीं, वो सीधे सीधे क्लिनिक के अंदर के ऑपरेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रभावित करती हैं। सही कहा। जी, तो ये तो हुई मरीज के सफर और क्लिनिक के बाहरी प्रबंधन यानी फ्रंट एंड की बात। लेकिन पर्दे के पीछे जहां असली क्लिनिकल काम हो रहा है, वहां की चुनौतियां शायद और भी गहरी हैं। मेरा मतलब है रिकॉर्ड रखना, नुस्खे लिखना, दवा बनाना। हाँ, और वहां पर पारंपरिक तरीके और जो आज की जरूरतें हैं, उनके बीच का तनाव साफ तौर पर दिखता है। जैसे हाथ से मरीज के नोट्स लिखना। सोप नोट्स कहते हैं ना शायद? जी, सोप नोट्स। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान। अब ये लिखने में ही इतना समय लग जाता है कि डॉक्टर मरीज से बातचीत के लिए कम समय दे पाते हैं। समस्या 21। और अगर रिकॉर्ड्स पुराने हैं, कागजों में हैं, बिखरे हुए हैं, तो किसी मरीज का पिछला पूरा इतिहास ढूंढना। समस्या 22। ये तो मतलब भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर अगर फाइलिंग ठीक से ना की गई हो। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है सुरक्षा और सटीकता की। अच्छा, कैसे? देखिए, आयुर्वेद के नुस्खे अक्सर जटिल होते हैं। कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं। अब हाथ से उनकी सही मात्रा की गणना करने में गलती होने का गंभीर खतरा रहता है। समस्या 23। ये तो सीधे मरीज की सुरक्षा का सवाल है। हाँ, ये तो है। और अगर नुस्खे में लिखावट साफ नहीं है, समस्या 28, तो फार्मेसी वाला गलत दवा दे सकता है। ये मरीज खुद ही खुराक लेने में भ्रमित हो सकता है। ये तो बहुत ही जोखिम भरा लगता है। और डेटा का क्या मतलब, अगर सारे रिकॉर्ड सिर्फ कागज पर ही हैं? तो सोचिए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। सारा महत्वपूर्ण डेटा नष्ट हो सकता है। समस्या 29, कोई डिजिटल बैकअप न होना आज के समय में एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये जटिलता सिर्फ रिकॉर्ड तक ही नहीं है। अगर क्लिनिक की अपनी फार्मेसी है, तो वहां की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे हाथ से अलग अलग जड़ी बूटियों को तौल कर मिलाना। अब इससे जो चूर्ण बनेगा उसकी गुणवत्ता हर बार एक जैसी हो, ये कहना मुश्किल है। समस्या 31, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। और वो जो दवा की पुड़िया होती है, उस पे लेबलिंग। हाँ, अगर उस पर खुराक के निर्देश साफ साफ ना लिखे हों या गलत लिखे हों। समस्या 32, तो मरीज दवा लेने में गलती कर सकता है। और स्टॉक का प्रबंधन, मतलब ये जानना कि कौन सी जड़ी बूटी या कौन सी बनी हुई दवा कितनी बची है। अगर इसका रियल टाइम हिसाब नहीं है, तो जरूरत के समय पता चला कि वो दवा तो खत्म हो गई। समस्या 33। एन मौके पर। हाँ, और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि अगर एक्सपायर हो चुकी या खराब गुणवत्ता वाली कच्ची सामग्री इस्तेमाल हो जाए। समस्या 35, तो इलाज या तो बेअसर होगा या शायद नुकसानदेह भी हो सकता है। बाप रे। जी, और बिना बैचवार ट्रैकिंग और क्वालिटी कंट्रोल के। समस्या 36, ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि गड़बड़ी हुई कहाँ। और साथ ही वो जो अच्छी निर्माण पद्धतियां हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी, हाँ जीएमपी, उनका पालन सुनिश्चित करना भी एक लगातार चलने वाला प्रयास है। समस्या 81, खासकर छोटे क्लिनिकों के लिए ये मुश्किल हो सकता है। ये सब सुनने में तो काफी जटिल लग रहा है। और पंचकर्म जैसी जो खास थेरेपीज होती हैं, उनके समन्वय में तो ये जटिलता और भी बढ़ जाती होगी। निश्चित रूप से। पंचकर्म आयुर्वेद की एक प्रमुख चिकित्सा पद्धति है, जिसमें कई दिनों तक चलने वाले उपचार होते हैं। हाँ। अब हर मरीज की प्रकृति यानी उसकी जो बेसिक बनावट है, और विकृति यानी जो मौजूदा असंतुलन है, हाँ, प्रकृति और विकृति, उसके हिसाब से एक व्यक्तिगत प्रोटोकॉल तैयार करना। समस्या 41, ये अपने आप में एक विशेषज्ञता का काम है। इसमें काफी समय और ध्यान लगता है। और सिर्फ प्रोटोकॉल बना देना ही तो काफी नहीं होगा मेरे ख्याल से। मरीज थेरेपी से पहले जो जरूरी तैयारी करनी है, जैसे खानपान का परहेज, हाँ, पूर्व कर्म जिसे कहते हैं, और थेरेपी के बाद जो नियम मानने हैं, पश्चात कर्म, वो सब मरीज ठीक से करे, ये पक्का करना भी तो एक चुनौती होगी। समस्या 42, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, इन सबको हाथ से दर्ज करना। समस्या 43, ये न केवल समय लेने वाला काम है, बल्कि इसमें गलतियां होने की भी संभावना रहती है। फिर थेरेपिस्ट को ट्रेनिंग देना और ये सुनिश्चित करना कि वो सभी प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन कर रहे हैं। समस्या 44, इसके लिए लगातार निगरानी की जरूरत पड़ती है। और हाँ, सफाई और स्वच्छता, हाँ, वो तो पंचकर्म में बहुत जरूरी होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण। सभी थेरेपी कमरों में स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखना। समस्या 82,
ये भी काफी मेहनत का काम है। ये सब मिलकर तो यही दिखा रहा है कि क्लिनिकल और थेरेपी वाला जो पक्ष है वो कितना ज्यादा श्रम साध्य है और कितनी बारीकियों से भरा हुआ है। लेकिन इलाज की सफलता तो सिर्फ डॉक्टर या थेरेपिस्ट के हाथ में नहीं होती, मरीज का सहयोग भी तो उतना ही जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर मरीज से जुड़ाव और फॉलोअप की चुनौतियां सामने आती हैं। डॉक्टर कितनी भी अच्छी सलाह क्यों ना दे, अगर मरीज ने आहार और जीवन शैली में बताए गए बदलावों का ठीक से पालन नहीं किया, समस्या 51, तो नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे मिलने चाहिए। हाँ, ये तो अक्सर सुनने में आता है। खासकर जब कई तरह की दवाएं या चूरन होते हैं और उन्हें अलग-अलग समय पे लेना होता है, मरीज अक्सर चूक जाते हैं, दवा लेने में अनियमितता हो जाती है। समस्या 52, इससे इलाज का असर कम हो जाता है। और मरीजों से ये पूछना कि इलाज कैसा चल रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, मतलब फीडबैक लेना, ये भी व्यवस्थित तरीके से करना मुश्किल होता होगा। समस्या 53, बहुत मुश्किल। बिना एक सिस्टम के फीडबैक लेना और उसे ट्रैक करना कठिन है। और जब फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो इलाज को जरूरत के हिसाब से बेहतर कैसे बनाया जाएगा। सही बात है। और जब मरीज फॉलोअप अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आते तो स्टाफ को उन्हें एक-एक करके फोन करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। समस्या 55, इसमें काफी समय और क्लिनिक के संसाधन लगते हैं। और वो डाइट चार्ट बनाना हर मरीज के लिए अलग से? हाँ, हर मरीज की प्रकृति और विकृति के अनुसार व्यक्तिगत डाइट चार्ट बनाना। समस्या 57, ये भी बहुत समय लेने वाला काम है। तो ये सब मिलकर डॉक्टर और उनके स्टाफ पर काफी दबाव डालता है। तो हमने देखा कि मरीज के अनुभव से लेकर क्लिनिकल प्रक्रियाओं तक, फिर मरीज के फॉलोअप तक कई परतें हैं चुनौतियों की। लेकिन आज के दौर में एक क्लिनिक सिर्फ सेवा का केंद्र तो है नहीं, वो एक तरह का बिजनेस भी है। तो उस मोर्चे पर क्या चुनौतियां हैं? वहाँ भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट को ही ले लीजिए। बहुत से आयुर्वेद डॉक्टरों के पास डिजिटल मार्केटिंग का अनुभव या वो विशेषज्ञता नहीं होती है। समस्या 61, अच्छा। तो वो अपनी बात, अपनी सेवाओं के दायरे में जानकारी संभावित नए मरीजों तक ऑनलाइन माध्यमों से उतने प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाते। मतलब जैसे एक अच्छी वेबसाइट बनाना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, शायद ऑनलाइन विज्ञापन देना, ये सब उनके लिए मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। पेशेवर दिखने वाले सोशल मीडिया पोस्ट बनाना या वीडियोस बनाना। समस्या 62, या फिर बिना कोडिंग के ज्ञान के एक अच्छी जानकारी देने वाली वेबसाइट बनाना और फिर उसे मेंटेन भी रखना। समस्या 66, इन सब में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है और खास तरह का कौशल भी चाहिए। और ऊपर से जो एलोपैथिक क्लिनिक या अस्पताल है, उनके मार्केटिंग बजट अक्सर बड़े होते हैं, उनकी ऑनलाइन उपस्थिति भी ज्यादा मजबूत होती है, तो उनसे प्रतिस्पर्धा करना। समस्या 68, ये भी एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन जाती है। और आजकल वो ऑनलाइन रिव्यूज वगैरह का भी चक्कर रहता है। हाँ, ऑनलाइन समीक्षाओं का प्रबंधन करना। समस्या 65, ये भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है। अच्छी समीक्षाएं मरीजों को आकर्षित करती हैं, बुरी समीक्षाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं। सही है। और क्लिनिक चलाने में फिर पैसों का हिसाब किताब रखना, बिलिंग, फाइनेंस, ये भी तो एक बड़ा काम है। बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है चुनौतियों का। हाथ से बिल बनाने में, खासकर अगर कोई जटिल ट्रीटमेंट पैकेज है, तो गणना की गलतियां होना आम बात है। समस्या 71, हो सकता है। फिर मरीजों से जो बकाया भुगतान लेना है, उसके लिए फॉलोअप करने में देरी हो सकती है या खातों का सही मिलान नहीं हो पाता। समस्या 72, इन सब से कैश फ्लो की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और इंश्योरेंस क्लेम का क्या, वो तो वैसे ही जटिल प्रक्रिया होती है। जी, इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया आयुर्वेद उपचारों के लिए अक्सर और भी जटिल हो सकती है। इससे भुगतान में देरी होती है या कभी-कभी क्लेम अस्वीकार भी हो जाते हैं। समस्या 73, और टैक्स वगैरह का पालन करना, जैसे जीएसटी। समस्या 75, ये भी तो डॉक्टरों के लिए एक अतिरिक्त बोझ होगा, जिनके पास शायद अकाउंटिंग का बैकग्राउंड न हो। सही कहा, इसके लिए विशेष लेखांकन ज्ञान की आवश्यकता होती है। और फिर अलग-अलग तरीकों से पेमेंट लेना, कोई नकद दे रहा है, कोई कार्ड से, कोई यूपीआई से, कोई बीमा के जरिए, इन सब को मैनेज करना। समस्या 78, ये भी अपने आप में जटिल हो जाता है। तो ये सब क्लिनिक के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर डॉक्टरों के पास शायद इन सब पर ध्यान देने का न तो समय होता है, न ही संसाधन। बिल्कुल। इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी एक समाधान हो सकती है कई चीजों का। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी को अपनाना इतना आसान है आयुर्वेद क्लिनिकों के लिए? नहीं। जैसा कि डॉक्टर गिरी और डॉक्टर गोसावी की सूची की 10वीं और आखिरी श्रेणी बताती है, प्रौद्योगिकी को अपनाना अपने आप में एक और बड़ी चुनौती है।
अच्छा, उसमें क्या दिक्कतें हैं? डॉक्टर हैं वो कई बार डिजिटल उपकरणों के प्रति उतने सहज नहीं होते, प्रतिरोध कर सकते हैं। समस्या 91, वो अपने पारंपरिक तरीकों से ज्यादा जुड़े होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, कई जगहों पर शायद अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ही ना हो। समस्या 92। ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है, खासकर छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में। इसके अलावा बाजार में जो सामान्य प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं, हाँ, वो अक्सर आयुर्वेद की जो विशिष्ट ज़रूरतें हैं, जैसे पंचकर्म की शेड्यूलिंग करनी है या जड़ी बूटियों की इन्वेंट्री मैनेज करनी है, उसके लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं होते। अब उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज करवाना। समस्या 94, वो महंगा भी पड़ता है और तकनीकी रूप से जटिल भी हो सकता है। और मान लीजिए सॉफ्टवेयर ले भी लिया, सिस्टम लगा भी लिया, तो फिर स्टाफ को उस पर ट्रेनिंग देना। समस्या 96, जबकि क्लिनिक का रोजमर्रा का काम भी चलता रहे, मरीजों की देखभाल भी करनी है, यह भी तो आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें समय और पैसा दोनों लगते हैं, और ट्रेनिंग के बाद भी स्टाफ को नए सिस्टम के साथ अभ्यस्त होने में समय लगता है। और आजकल वो डेटा सुरक्षा की चिंताएं भी तो हैं। हाँ, साइबर सुरक्षा के खतरे और डेटा गोपनीयता। समस्या 99, ये आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मरीजों के डेटा को सुरक्षित रखना, नियमों का पालन करना, इसके लिए विशेष ज्ञान और उपाय करने की जरूरत होती है। ये छोटे क्लिनिकों के लिए एक और बड़ी चुनौती बन जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी तस्वीर उभर रही है वो ये है कि एक आयुर्वेद डॉक्टर को सिर्फ अपनी पारंपरिक चिकित्सा का गहरा ज्ञान ही नहीं चाहिए, नहीं, बल्कि उसे एक अच्छा मैनेजर भी होना है, थोड़ा टेक्नोलॉजिस्ट भी, थोड़ा मार्केटर भी और थोड़ा फाइनेंस मैनेजर भी। ये तो चुनौतियों का एक पूरा जाल सा लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। डॉक्टर गिरी और डॉक्टर गोसावी की ये सूची यही दिखाती है कि ये समस्याएं अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। जैसे प्रशासनिक कमी का असर सीधे मरीज के अनुभव पर पड़ता है। हाँ, दस्तावेजीकरण की चुनौती मरीज की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। टेक्नोलॉजी नाप ना पाने का असर क्लिनिक के विकास और बिजनेस ग्रोथ पर पड़ता है। तो ये स्पष्ट है कि एक सफल आयुर्वेद प्रैक्टिस चलाने के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक प्रबंधन कौशल का संतुलन साधना बेहद जरूरी है। ये वाकई में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के सामने आधुनिक युग की एक बड़ी चुनौती है कि कैसे अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहें और साथ ही आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलें। जी हाँ, और इन चुनौतियों को इस तरह से व्यवस्थित रूप में पहचानना, जैसा इन डॉक्टर्स ने किया है, यही समाधान खोजने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम समस्या को ठीक से समझते हैं, तभी उसका सही हल निकाल सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। जरूर। इन तमाम चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, भविष्य में आयुर्वेद प्रैक्टिस को ज्यादा प्रभावी और सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी एक बदलाव या एक नवाचार, एक इनोवेशन क्या हो सकता है? वो कौन सी एक अकेली चीज है जो शायद सबसे बड़ा फर्क ला सकती है? ये एक गहरा सवाल है जिस पे जरूर मनन किया जा सकता है। बिल्कुल इसी बात पे। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।